हाय एवरीवन, दिस सेट प्रतीक जगाती एंड आज के सेशन में हम कवर करेंगे इंड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी मैं कह सकता हूँ। डीकमिशनिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम टेस्ट योर नॉलेज। एंड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए भी मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी भी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा इसे ईजी बना दूं मैं, ताकि एग्जाम में आप बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। An entity has a nuclear power plant and a related decommissioning liability. The nuclear power plant started operating on 1st April 2001. यानी इसका ऑपरेशन कब से हुआ? 1st April 2001. The plant has a useful life of 40 years. Its initial cost was rupees 1,20,000. This included an amount for decommissioning cost of rupees 10,000, which represented rupees 70,400 in estimated cash flows payable in 40 years, discounted at a risk-adjusted rate of 5%. The entity's financial year end on 31st March. यहाँ तक क्या समझ में आ रहा है? देखो, ये जो एंटिटी इसका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑब्वियसली कहीं पर सेटअप करेगा और फिर बाद में 40 इयर्स का जब लाइफ खत्म हो जाएगा, जब ये 40 इयर्स तक का इसका लाइफ है, यूजफुल लाइफ, उसके बाद उसे डीकमीशन करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा उस पावर प्लांट को। और उसे रिमूव करने का खर्चा आएगा उस टाइम में, है ना। रिमूव करने का खर्चा इसका आएगा उस टाइम पे 70,400। पर इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 10,000 रुपीज है। मतलब 70,400 को अगर आप पुल करोगे ना, 70,400, तो ये 40 ईयर्स के बाद खर्चा होगा आपका। पर हम आज मेजर करेंगे लाइबिलिटी को एट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर 70,400 को हम क्या करेंगे? 1.05 आपका इंटरेस्ट रेट डिस्काउंटेड 5% है, टू द पावर 40 से अगर करेंगे तो ये आपका 10,000 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम प्रोविजन बनाते हैं 10,000 का, 10,000 का ही प्रोविजन बनाते हैं लाइबिलिटी का, डीकमिशनिंग लाइबिलिटी का। और फिर बाद में क्या होता है? हर साल इसमें इंटरेस्ट चढ़ते जाएगा, पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज होते जाएगा और फाइनली 40 ईयर्स के बाद ये अमाउंट बन जाएगा कितना? 70,400 बन जाएगा। और फाइनली 40 इयर्स के बाद हम क्या करेंगे? 70,400 का जो हमारा खर्चा होगा 40 इयर्स के बाद, हम उसे पीएल में चार्ज नहीं करेंगे, हम सीधा ये लाइबिलिटी को डिस्चार्ज दिखाएंगे। इससे फायदा क्या होता है? अदरवाइज अगर हम पहले का बात करें तो पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। तो पहले जिस साल रिमूव किया जाता उसी साल बड़ा अमाउंट खर्चा लग जाता था। पर यहां पर ऐसा करते हुए हम क्या करेंगे? इसका जो खर्चा है आपका प्रेजेंट वैल्यू, वो हम एसेट पे डाल देंगे, ताकि वो एसेट के साथ डेप्रिशिएट होते जाए, हर साल टुकड़ों में डेप्रिशिएट होते जाए। तो यहाँ पर अल्टीमेटली अगर मैं आपसे बताऊं कि ये क्वेश्चन में हमारा अगर इनिशियल जर्नल एंट्री क्या होगा, ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर्ली। यहाँ पर इन्होंने बताया हमें कि 1,20,000 में आपने इनिशियल कॉस्ट आपका खर्चा लगा, लेकिन ये जो 1,20,000 ये इंक्लूड करता है 10,000, जो कि खर्चा आपका अभी तक लगा नहीं, ये तो 40 ईयर्स के बाद लगेगा। और ये 10,000 आपका प्रेजेंट वैल्यू में है ना। तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारा ओवरऑल मशीन का खर्चा जो है ना, मशीन का खर्चा हमारा कितना लगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने खरीदा, इसका खर्चा हमारा लगा है 1,10,000, क्योंकि 10,000 तो लगेगा फ्यूचर में 40 ईयर्स के बाद। और ये पैसा मान लो हमने कैश में दे दिया, 1,10,000 हमने कैश में दे दिया ये वाला। अब और 10,000 रुपीज़ का खर्चा हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है, जो कि फ्यूचर में 40 ईयर्स के बाद हमारा लगेगा जब हम उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को रिमूव करेंगे। तो ये 10,000 हमारा प्रेजेंट वैल्यू में लाइबिलिटी हम मेजर कर सकते हैं, और इस लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं? एसेट में डाल देते हैं। तो मतलब इसका अगर जर्नल एंट्री में बताऊं तो ये इसका जर्नल एंट्री होगा पीपी अकाउंट डेबिट। हम क्या करेंगे? 10,000 में एसेट डाल देंगे, और ये पैसा हमने अभी तक दिया नहीं, ये पैसा हम फ्यूचर में हमारा रिमूव करने पर लगेगा। मतलब ये कैश पे नहीं गया, आपका प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी हो जाएगा। मतलब ये दो एंट्री आपका इनिशियल हो रहा है, जिसका बैलेंस शीट का अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में इस तरीके से दिखेगा ये वाला एंट्री आपका। यहाँ पर आप पीपी दिखाओगे कितना? 1,10,000 ये पीपी आप दिखाओगे, और कैश भी मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। कैश आपका 1,10,000 कम हो जाएगा, पैसा आपने दे दिया ना, कैश आपने दे दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके घर आ गया, डेट इज आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आपके घर आ चुका है। अब और आपका फ्यूचर में रिमूव करने का खर्चा लगेगा, जिसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 10,000। तो हम यहाँ पर प्रोविजन बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू का, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी, इसका हम प्रोविजन बनाएंगे कितना? 10,000 का हम प्रोविजन बनाएंगे। और ये प्रोविजन भी आपका क्या होता है? एसेट को ऐड कर दिया जाता है। जो प्रोविजन हम बना रहे हैं ना, ये एसेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये खर्चा जो आपका प्रोविजन का खर्चा लग रहा है, ये आपका एसेट्स के थ्रू डेप्रिशिएट होते जाए, इसे हम कैपिटलाइज कर दे रहे हैं देखा जाए तो अल्टीमेटली आपका 1,20,000 का ये 1 अप्रैल 2001 को ये आपने
बुक कर दिया, आपका 1,20,000 है, और यहाँ पर कैश 1,10,000 से चला गया, और प्रोविजन आपने बना दिया कितने का, 10,000 का। आप देख सकते हो दोनों साइड मैच हो रहा है, इधर 120 माइनस 110 10,000 हो रहा है, इधर भी 10,000 हो रहा है, मतलब बैलेंस शीट हमारा लेफ्ट एंड राइट मैच हो रहा है यहाँ पर। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मैं बैलेंस शीट अप्रोच से आपको सॉल्व करा दूंगा, वो बेटर रहेगा एंड आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे आप करते जाना, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर ये अप्रोच सबसे बेस्ट रहता है समझाने के लिए। तो यहाँ तक हमारा बैलेंस शीट मैच है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ आगे। यहाँ तक ठीक है। 31 March, the entity's financial year end on 31 March. Assume that a market-based discounted cash flow valuation of rupees 1,15,000 is obtained at 31 March 2004. देखो ना, 1 अप्रैल 2001 को आपने परचेज किया था, आज डेट है 31 March 2004, यानी 3 साल हो गया, 3 साल बीत चुका है अभी तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंस ऑफ रुपीज 11600 फॉर डी कमीशनिंग कॉस्ट। मतलब इन्होंने जो बताया, इन्होंने बोला कि मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2004 को, 31 मार्च 2004 को, ठीक है, मार्केट वैल्यू है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मार्केट वैल्यू 11500 और आपका जो डी कमीशनिंग का वैल्यू है वो अलग से दिखाया हुआ, बोला इसका वैल्यू अलग से होगा 11600। तो देखा जाए तो हम तो एसेट्स को दिखाते टोटल, पीपीए प्लस प्रोविजन सब मिला के तो एसेट आपका है। तो अगर हम बोलेंगे टोटल मार्केट वैल्यू क्या, आप सेपरेट सेपरेट मत बताओ, टोटल मार्केट वैल्यू अगर हम देखें तो ये तो नेट इन्होंने बताया। अगर डी कमीशनिंग का वैल्यू भी एसेट में डालेंगे तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 11600। यानी देखा जाए तो 31 मार्च 2004 को टोटल मार्केट वैल्यू आपका होगा 126,600, क्योंकि इन्होंने बता दिया ना यहाँ पर कि मार्केट बेस जो आपका इस ऑब्टेन, यहाँ पर देखो द वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस ऑफ 11,600। तो ऐसा नहीं है आपका है, वो भी एसेट में ही रहता है। तो ओवरऑल हमें मार्केट वैल्यू देखना है कि कितना है, यानी 126,600 का ओवरऑल मार्केट वैल्यू आपका कब, 31 मार्च 2004 को आपका मार्केट वैल्यू है, which represent no change to the original estimate after the unwinding of 3 years discount। तो चलो आगे तो 31 मार्च 2005 आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 साल तक में, मतलब हमें ये समझ में है कि 31 मार्च 2002 को कोई मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं हुआ है, 31 मार्च 2003 को भी कोई मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं हुआ है, 31 मार्च 2004 को मार्केट वैल्यू डिटरमाइन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 साल का तो डेप्रिसिएशन करते जाएंगे। अब देखो 1,20,000 का आपका एसेट है, लाइफ है 40 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कितना होगा, 1,20,000 का एसेट है, लाइफ है 40 ईयर्स, और कोई सेल्वेज बताया नहीं तो हम मानेंगे नील है। तो यहाँ पर एसएलएम बेसिस में आपका डेप्रिसिएशन होगा हर साल कितना, 3,000 हर साल आपका डेप्रिसिएशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर, हम 3 साल तक का एक साथ कर दे रहे हैं क्योंकि 3 साल तक तो कोई मार्केट वैल्यू डिटरमाइन हुआ नहीं है। ये कितना होगा, 3,000 3,000 3,000, है ना। अल्टीमेटली कितना हो गया आपका, यहाँ पर आ रहा है 111,000। ये कब आया, 31 मार्च 2004 का वैल्यू है WDV, 3 साल की बाद का। और ये डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ होता है, पीएल में। तो पीएल में आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना, मैं सीधा 9,000 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 3 इयर्स का। और ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि आपका लॉस है, डेप्रिसिएशन पीएल में चार्ज हो रहा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे आप माइनस पे रख सकते हो, ये -9,000 हो गया आपका, करेक्ट। तो हमने क्या किया, 9,000 से देखो एसेट को कम किया और 9,000 से हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी को कम किया। तो दोनों सेट मैच हो रहा है अभी तक हमारा, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 साल, देखो आपने तो ये प्रोविजन वो डी कमीशनिंग लायबिलिटी है, आपने तो इनिशियली से प्रेजेंट वैल्यू में मेजर किया था। अब हर साल क्या होगा, इस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा, हर साल अब इस पर इंटरेस्ट चढ़ाओगे और वो खर्चा को पीएल में चार्ज करोगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इंटरेस्ट हर साल का कितना होगा, इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर का होगा कितना, 10,000 पे 5% था ना डिस्काउंटेड, क्योंकि 70,400 को हमने पुल किया था 5% से, तब 10,000 आया था। अब इस पे हर साल 5% चढ़ते जाएगा 40 टाइम्स, तो देखना एंड में 70,400 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 500 आपका फर्स्ट ईयर का होगा एट द रेट 5%, है ना, 500 बढ़ेगा। और पीएल में आपका चार्ज होगा इंटरेस्ट के नाम पे, कितना होगा पहले साल का 500, है ना, ये होगा, ये बन जाएगा कितना 10,500। अब इस पर फिर से इंटरेस्ट चढ़ेगा सेकेंड ईयर का एट द रेट 5%, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना 500 और 500 का 525। ये 525 भी आपका क्या होगा, इंटरेस्ट के नाम पे पील में चार्ज हो जाएगा आपका। और इसके बाद वापस से ये बन जाएगा कितना 10,000 11,025 बन जाएगा ना, ये बन जाएगा।
और इस पे वापस से आपका इंटरेस्ट चढ़ जाएगा कितना, थर्ड ईयर का फिर से इंटरेस्ट चढ़ जाएगा एट द रेट 5%। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1102, यानी कितना आएगा, ये आ रहा 551.25, हम 551 लिखते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर 551 माइनस हो जाएगा। परफेक्ट। तो यहाँ तक कितना हो जा रहा है, 11025 प्लस 551, 11576, 11576 हमारा आ रहा है यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये तो बताया था कि 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स आपका 11,600 डीकमिशनिंग का कॉस्ट हो जाएगा, 11,600। तो आप देखो ना ये कितना है, 11,576 है। इन्होंने क्या किया, राउंड ऑफ किया, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया 11,570 से, यानी 24 रुपीज़ कम है ना, इन्होंने राउंड ऑफ करके 11,600 बताया। तो ठीक है ना, हम भी क्या करते हैं, हम राउंड ऑफ करने के लिए इसको 551 की जगह ले लेते हैं 575, 24 से हमने राउंड ऑफ कर दिया। क्यों किया, ताकि इनका हमारा वो 11,600 मैच हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तब, 11,600 लिखेंगे, और इसे 575 लिख दिया मैंने इंस्टेड ऑफ 551, 24 से मैंने बढ़ा दिया राउंड ऑफ करने के लिए, बस ऐसा किया। आप 551 भी रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में आप करेक्ट रहोगे, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके बताया कि 3 साल के बाद डीप कमिश्निंग का वैल्यू 11,600 है। तो हमने उसी को करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 575 किया। तो आप देखो यहाँ पर ये 3 इयर्स का एंड में, ये 3 इयर्स के एंड में इसका वैल्यू इतना है, 11,600 है ना, यहाँ तक है। और WDV आपका इतना, ध्यान रहे कभी भी आप फेयर वैल्यू में मेजर करोगे, रिवॉल्यूशन मॉडल कभी भी आप लगाओगे, पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे टिल डेट तक, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इंटरेस्ट का खर्चा वगैरह सब कुछ करोगे, एंड में एकदम लास्ट में आप रिवॉल्यूशन करोगे अगर कुछ रिवॉल्यूशन होना है तो। अब आप देखो यहाँ पर, अब 31 मार्च 2004 तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 3 साल का, PL में दिखा दिया हमने। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट जो है उस पर भी इंटरेस्ट चढ़ा दिया हमने, और उसको भी PL में इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। अब फाइनली हमने 31 मार्च 2004 तक सारा अकाउंटिंग कर दिया। अब इन्होंने 31 मार्च 2004 को हमें क्या बताया कि इनका जो वैल्यू है, फेयर वैल्यू है 126,600 है। तो हमें ये बताएगा कि फेयर वैल्यू जो कितना है 126,600 इनका फेयर वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन रिजर्व कितना दिखाएंगे, ऐड करेंगे ना रिवॉल्यूशन रिजर्व, यानी वैल्यू को बढ़ाएंगे, रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो करें ये एज्यूम करना है। तो कितना से बढ़ाना पड़ेगा आपका, 15,600 से बढ़ाना पड़ेगा, है ना, रिवॉल्यूशन रिजर्व। अब ये आपका क्या हो गया, रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गया, ये आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट। ये भी कब का है, 31 मार्च 2004 का ही है, ये आपको समझना है, क्योंकि आपने रिवॉल्यूशन रिजर्व किया, रिवॉल्यूशन किया, तब आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गया 1,26,600। अब हमने इंडेक्स 16 में पढ़ा था कि अगर आप रिवॉल्यूशन अपवर्ड करोगे कुछ भी, तो वैसा सिचुएशन में वो वैल्यू आपका जाएगा कहाँ पर, OCI में जाएगा। तो ये हमारा 15,600 कहाँ जाने वाला है, ये हमारा जाएगा OCI में, क्या होगा, प्लस होगा। 15,600 हमारा OCI, यानी OCI मैंने 15,600 से बढ़ाया, और मैंने एसेट को 15,600 से बढ़ाया। अभी तक मेरा बैलेंस शीट पूरा का पूरा मैच है, कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक मेरा, है ना, परफेक्ट है। अब यानी 31 मार्च 2004 तक हमने डेप्रिसिएशन कर दिया, इंटरेस्ट का खर्चा भी हमने दिखा दिया, एंड लास्ट में रिवॉल्यूशन भी हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड होंगे। तो आगे अब हम पढ़ सकते हैं कहाँ से, नेक्स्ट ईयर, यानी 31 मार्च 2005 को एंटिटी क्या क्या एस्टिमेट करे ये सारा दिया गया। पर ध्यान रहे सबसे पहले 31 मार्च 2005 में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इंटरेस्ट का खर्चा वगैरह बुक करोगे, फिर बाद में रिवॉल्यूशन वगैरह करोगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन करेंगे। अब देखो लाइफ कितना बचा है, पहले 40 ईयर्स का लाइफ था, 3 साल बीत चुका है, अभी आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट इतना है, अब लाइफ बचा है 37 ईयर्स। तो आपका डेप्रिसिएशन 4th ईयर का कितना होगा, 4th ईयर का डेप्रिसिएशन, क्योंकि लाइफ आपका 37 ईयर्स बचा हुआ है, और आपका वैल्यू है 126,600, है ना, और डिवाइडेड में हम क्या करेंगे, 37 ईयर्स करेंगे। तो 4th ईयर का कितना आएगा, 126,600 डिवाइडेड 37, ये आ गया 3421। हम राउंड ऑफ के लिए 3420 ले लेते हैं, ये राउंड ऑफ कर दिया हमने, ठीक है, राउंडेड ऑफ कर दिया, 1 रुपया कम किया बस राउंडेड ऑफ करके। 3420 का डेप्रिसिएशन है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपका लगेगा 4th ईयर का 3420 कम हो जाएगा आपका। तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 126,600 माइनस 3420, ये आ गया 123,180 आ गया। ये कब का है, 31 मार्च 2005 का है, 123,180 आपका है। और अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट भी चढ़ाएंगे जो प्रोविजन वाला है उस पर, प्लस इंटरेस्ट 4th ईयर का एट द रेट 5%, 11,600 पे चढ़ेगा ना, इंटू 5%, ये आ रहा 580। 580 का हमने इंटरेस्ट चढ़ा दिया यहाँ पर। तो अगर हम 580 का इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, और ये आपका जाएगा कहाँ पर, देखो डेप्रिसिएशन में जाएगा आपका 3420,
पीएल पे चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन जो भी है, ठीक है। और आप बोलोगे हमने तो ओसीआई से बढ़ाया था, तो देखो इसका इंडेक्स 16 में दो उपाय बताया गया। एक तो आप प्रोपोर्शनेटली ओसीआई से रिटेन अर्निंग में प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर कर सकते हो जो भी आपका रिवॉल्यूशन रिजर्व है। दूसरा उपाय क्या है कि अब एकदम एंड में ओसीआई में जैसा वैसा पड़ा रहने दो, एकदम एंड में लास्ट में जब आपका डिस्पोज हो जाएगा, उससे पहले जब डिस्पोज होगा तब आप ओसीआई से सीधा रिटेन अर्निंग में डालोगे। तो यहाँ पर हम सेकंड वाला मेथड यूज करें, जहां पर हम ये मान रहे हैं कि ओसीआई में जो भी हमने डाला है आप डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं करोगे, यानी डेप्रिसिएशन जो नया वाला वैल्यू है उसी पे आप डेप्रिसिएशन दिखाओगे पूरा का पूरा, और वो एंटायर पीएल में चार्ज होगा, और ओसीआई से हम प्रोपोर्शनली रिटेन अर्निंग में नहीं डालेंगे। हम जब डिस्पोज करेंगे तभी ओसीआई का पूरा बैलेंस कहां जाएगा, रिटेन अर्निंग में जाएगा। हाँ, अगर फ्यूचर में मान लो कुछ इंपेयरमेंट वगैरह होता है फ्यूचर में, तो पहले ओसीआई कम होगा, उसके बाद पीएल चार्ज होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है इंडेक्स 16 में। तो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 3420 का हमने 4th ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और इंटरेस्ट कितना है 580, ये इंटरेस्ट आपका पीएल में चार्ज हो गया 580। तो देखो दोनों आपका डेप्रिसिएशन एसेट को गिराया और पीएल को गिराया, फिर आपका प्रोविजन लाइबिलिटी को बढ़ाया और पीएल को गिराया, दोनों साइड मैच हो रहा है, इन्हें डबल इफेक्ट आ रहा है आराम से। ये आ जाएगा कितना 11,600 प्लस 580 कितना आया 12180 आ गया आपका यहाँ पर। चलो मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, यहाँ तक परफेक्ट है। देखो यहाँ तक हमने डबल कर दिया, यानी ये आपका डब्ल्यूडीवी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। और ये भी हमारा कैरिंग अमाउंट है आज का आपका प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी का। अब हम आगे पढ़ सकते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट को भी बढ़ा दिया। आगे देखते हैं, ऑन 31 मार्च 2005 द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डीकमिशनिंग लाइबिलिटी हैज डिक्रीज बाय ₹5,000। अच्छा, डीकमिशनिंग लाइबिलिटी का जो प्रेजेंट वैल्यू नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू तो आज का डेट का मेजर किया हुआ है, अब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से, इन वैल्यू 5,000, 5,000 से आपका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो आपका तो फायदा हो गया, आपका लाइबिलिटी घट गया, आपका लाइबिलिटी घट के आपका फायदा हो गया ना। तो आप यहाँ पर दिखाओगे कितना 7,180 दिखाओगे आप, तो 5,000 का फायदा हो गया। अब आप बताओ ये फायदा को पीएल में क्रेडिट करोगे कि ओसीआई में डालोगे। देखो ये फायदा अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, फिलहाल के डेट में हमारा लग रहा है कि हमें लग रहा है कि हमारा लाइबिलिटी कम हो रहा है 5,000 का, पर क्या पता फ्यूचर में बढ़ जाए, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर तो 40 ईयर्स के बाद होगा। तो यहाँ पर आपका ये रियलाइज नहीं हुआ, जैसे हम एसेट का रिवॉल्यूशन को ओसीआई में डालते क्योंकि वो रियलाइज नहीं हुआ है, वैसे ये अभी तक लाइबिलिटी आपका रियल में कम नहीं हुआ, क्योंकि आपने लाइबिलिटी अभी तक डिस्चार्ज कहाँ किया है, ये तो 40 ईयर्स के बाद डिस्चार्ज होगा आपका। अभी के डेट में आपको लग रहा है कि आपका फायदा हो रहा है, पोटेंशियली बाद में बढ़ भी सकता है, इसलिए हम ये फायदा को भी कहाँ दिखाते हैं, हम इसे ओसीआई में दिखाते हैं। यानी ये 5,000 आपका ओसीआई को बढ़ाया, मतलब ओसीआई को बढ़ाया और लाइबिलिटी को घटाया, डबल इफेक्ट हो गया यहाँ तक, परफेक्ट, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम, the entity decides that a full valuation of the asset, full valuation यानी revaluation करेंगे, asset is needed at 31st March 2005 in order to ensure that the carrying amount does not differ materially from fair value। बोला revaluation model लगाना, मतलब the asset is now valued at ₹1,07,000 which is net of an allowance for the reduced decommissioning cost। मतलब कहने का मतलब ये बोल दिया इन्होंने कि जो 1,07,000 है ये नेट है, नेट ऑफ डीकमिशनिंग है, पर हम तो टोटल वैल्यू दिखाते आ रहे हैं एसेट का, तो एसेट का टोटल वैल्यू में हम बोलेंगे एक तो ये आपका 7,180 भी आना चाहिए और दूसरा 1,07,000 भी आना चाहिए, तो ओवरऑल एसेट का वैल्यू कितना हो गया, ओवरऑल एसेट का वैल्यू होना चाहिए 1,14,180। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये है आपका फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31st मार्च 2005, ये आपका फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है, क्योंकि 1,07,000 नेट है और हम हमेशा से एसेट पे प्रोविजन इंक्लूड करते हुए हम एसेट को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल इंक्लूसिव ऑफ बोथ डीकमिशनिंग एंड ऑल सब कुछ मिला के आपका एसेट का फेयर वैल्यू कितना 1,14,180 है। तो आप देखो यहाँ पर अगर आपका कैरिंग अमाउंट यहाँ पर रिवाइज कैरिंग अमाउंट आपका आ रहा है कितना 1,14,180, ये भी कब का है 31st मार्च 2005 का ही है, तो आपका कितना वैल्यू कम होगा, पहले तो 1,23,180 था, अब इतना हो गया, मतलब इंपेयरमेंट हो रहा है 1,23,180 माइनस 1,14,180, आप इसे रिवैल्यूएशन लॉस भी कह सकते हो, तो 9,000 का आपका रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, कितने का 9,000 का रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। अब देखो जब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था तो ओसीआई को बढ़ाया था, अब लॉस आएगा तो जितना एक्सटेंट तक आपके पास ओसीआई पड़ा हुआ है पहले उससे एडजस्ट करोगे, फिर या पीएल में चार्ज करोगे, तो क्या पूरा का पूरा 9,000 यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, यस आराम से हो जाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा ही ओसीआई है। तो 9,000 हम क्या करेंगे, ये रिवैल्यूएशन लॉस के नाम पे दिखा देंगे यहाँ पर, है ना, ये हमने दिखा दिया। ये दिखाने के बाद अब हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 1,14,180 आ रहा है हमारा। ये यहाँ का अगर हम देखें प्रोविजन आपका आ रहा है 4D कमिश्निंग,
ये भी हमारा 7180 आ रहा है, और हम इन सबको भी क्लोज कर देंगे। ओवरऑल पीएल का वैल्यू कितना आ रहा है, चलो सबको क्लोज अप कर सकता है, हमारा क्वेश्चन हो गया देखा जाए तो। 12,420 आ रहा है क्या आपका टोटल, यहाँ पर ये चार्ज हो रहा है। और इधर का अगर हम देखें तो इधर का कितना हो रहा है, ये काम करते हैं ना पूरा एक साथ ही दिखा देते हैं पीएल का बैलेंस। ये वाला एक बार मिटा रहा हूँ मैं। पीएल का बैलेंस कितना होगा, 12,420 प्लस 1,025 प्लस 575 प्लस 580, यानी 14,600 आ रहा है ना। यानी ये कितना आ रहा है, 14,620 आ रहा है आपका, 14,620 आ रहा है आपका। और ओसीआई का बैलेंस आ रहा है कितना, ये पॉजिटिव रहेगा, तो 5,000 यानी 11,600 आपका पॉजिटिव है यहाँ पर। और उसके बाद ये तो हमने निकाल ही लिया, ये हमने निकाल ही लिया। तो अब हम ये कह सकते हैं 31 मार्च 2005 को, 31 मार्च 2005 को पीएल आपका है नेगेटिव कितना, 14,620 है ना। ओसीआई का आपका बैलेंस है पॉजिटिव कितना, 11,600। और प्रोविज़न फॉर डी कमिश्निंग है 7,180। और आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है 114,180। 114,180 ये 31 मार्च 2005 का ही। हालांकि आईसीआई ने जो हमें बताया वहाँ पर हमें 31 मार्च 2004 का भी बताया, तो वो भी हम बता सकते हैं 31 मार्च 2004 का क्या होगा। तो अब देख सकते हो 31 मार्च 2004 तक का तो ये था 126,600 था आपका, उसके बाद ही तो हमने फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन किया। तो 31 मार्च 2004 का अगर मैं कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट बताऊँ तो कितना होगा ये, यानी उससे एक साल पहले का 126,600 होगा ना, ये ना 126,600। और प्रोविज़न फॉर डी कमिश्निंग कितना होगा, डी कमिश्निंग यहाँ पर फोर्थ ईयर का, ये देखो ये वाला हो गया, उस पर तो आपका फोर्थ ईयर का फिर चढ़ा है ना। तो आपका कितना 11,600 है। और पीएल और ओसीआई भी देख लेंगे, पहले ओसीआई देख लेते हैं। तो ओसीआई में आप देखो आपका ये 9,000 जो है, ये 9,000 तो अभी आपका फोर्थ ईयर में लगा है, तो इससे पहले वाला। और ये 5,000 कब लगा, ये भी आपका 5,000 शायद फोर्थ ईयर में लगा है, देखो ये फोर्थ ईयर का ही है, डिक्रीज इन वैल्यू है ना, फोर्थ ईयर का ही दोनों। तो मतलब देखा जाए तो आपका अप टू थर्ड ईयर तक सिर्फ आपका ओसीआई में यही बैलेंस था, है ना। ये दोनों फोर्थ ईयर का है, दोनों फोर्थ ईयर का, यानी 31 मार्च 2004 तक तो 15,600 ही था ओसीआई में, है ना। 31 मार्च 2004 यानी थर्ड ईयर एंड हो गया, ये थर्ड ईयर एंड तक इतना ही था, ये आपका फोर्थ ईयर एंड है। क्लियर है। और अगर हम पीएल का बात करें तो पीएल में आप देखो फोर्थ ईयर का क्या क्या पीएल में गया था, एक तो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन पीएल में गया था, और फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट पीएल में गया था। यानी कौन सा, ये 580 जो है ये फोर्थ ईयर का है, और उसके बाद ये वाला भी फोर्थ ईयर का है। बाकी सारे तो अप टू थर्ड ईयर ही है, क्योंकि ये देखो 3 साल का ये डेप्रिसिएशन, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अप टू थर्ड ईयर तक कितना आपका पीएल में नेगेटिव बैलेंस है, 9,000 एक है, और फिर 500 है, 525 है, 575 है, यानी 10,600 आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। ये रहा। तो हमने देखो हमने सारा निकाल के मैंने आपको बता दिया, और मैंने एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको बैलेंस्ड अप्रोच से आपको मैंने समझा दिया कि कैसे आपको करना है, आप किस तरीके से। अब एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में आप इसी का अलग अलग कॉलम बना के दिखा दोगे, एसेट का अलग से दिखा दोगे, ठीक है, एसेट ये हो रहा है, मतलब डबल इफेक्ट करते जाना, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे डबल इफेक्ट करते जाना, बस उसको अलग अलग कॉलम में दिखा देना। एसेट को अलग कॉलम में दिखा दिया, प्रोविजन फॉर डी कमिश्निंग को अलग कॉलम में दिखा दिया, पीएल को अलग कॉलम में दिखा दिया, और नीचे नीचे करते गए आप, और ओसीआई को अलग कॉलम में दिखा दिया। तो 4 कॉलम दिखाओगे, लेकिन आप डबल इफेक्ट करते जाओगे, वो बेटर रहेगा। पर समझाने के लिए इससे बेस्ट उपाय और कुछ नहीं, ये बैलेंस्ड अप्रोच जो है ना, ये बैलेंस्ड अप्रोच पूरा का पूरा अकाउंट्स को इजी बना देता है, और इससे बेटर अप्रोच नहीं है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने एकदम सिंपलेस्ट वे में पूरा समझा एंड पूरा कवर किया। अब हम एक काम करते हैं, आंसर को मिला लेते हैं। परफेक्ट है, श्योर हूँ मैं, करेक्ट ही होगा, रॉन्ग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखो ना 11,620 रिवॉल्यूशन सर्विस मतलब ओसीआई, ये ना 20 रुपए का फर्क कंसीडर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14,620 रिटेन अर्निंग का, ये देखो ये भी आ रहा है, मैच कर रहा है, सारा चीज मैच करेगा, टेंशन नहीं ना लो। और एसेट वैल्यूशन 11420, अब देख सकते हो 114,180, 20 रुपए का फर्क है, मायने नहीं रखिएगा ना।
₹20 का फर्क मायने नहीं रखिएगा आपका, सब कुछ परफेक्ट है। तो डिकमिशनिंग लाइबिलिटी 7200, हमारा 7180 है। तो देखो फोर्थ ईयर इनका तो सारा करेक्ट है हमारा, थर्ड ईयर का भी करेक्ट है हमारा सारा, उसका भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना आपको, वो भी करेक्ट होगा पूरा, सारा ही करेक्ट होगा। ये देखो 126,600 ये रहा करेक्ट है, और फिर बाद में है 10,600 ये रहा करेक्ट है, फिर आपका 5,600 है ना, एक सेकंड रुक जाओ, 15,600 यहाँ पर लिखा हुआ है ना हमारा, 31 मार्च 2004 तक 5,600 है, देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। परफेक्ट ही होगा, बस देख लेते हैं एक बार कि क्या किया इन्होंने, पता चल जाएगा अभी। उसी है 15,600 आपको, नहीं सही है, हमने 15,600 ही होना चाहिए, उसी इनका ही गलत होगा, हमारा गलत नहीं, इनका ही गलत होगा। रेवोल्यूशन सरप्लस 15,600 ही होगा, इन्होंने गलती से ले लिया होगा शायद, है ना। 6 यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से ये सारा कर लिया, 10,600 है, 1,15,000 11,600 आपका आया सारा यहाँ पर। ये देखो 31 मार्च 2004 यहाँ पर तो लिखा हुआ ही है, 15,600 ही होगा, इन्होंने कुछ गलत किया है, हमने गलत नहीं किया। फिर भी एक बार एक चीज़ पढ़ लेता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, करते हैं इन लोग, गलती करते हैं, बहुत सारी जगह पे गलती करते हैं, छोटे छोटे मिस्टेक रहता ही इनका। 3420 यहाँ पर ये आया 12,200 ये, और एज पर द एस्टिमेट, क्या अकाउंटिंग कुछ मेजरमेंट नहीं दिखाया इन्होंने। ठीक है, हमारा करेक्ट है, ठीक है, इनका ये मिस्टेक हुआ होगा गलती से, 5,600 ही होगा, 15,600 ही होगा। अगर ये वाला 5,000 होगा तो आगे का मैच क्यों करता फिर, 31 मार्च 2005 का तो सारा चीज़ मैच कर ही रहा है हमारा, तो निस्फिकर हो, पूरा का पूरा करेक्ट है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा।